नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भारत सरकार की उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम भारत सरकार की निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में स्वास्थ्य स्थिति को उन्नत करने के लिए योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दरअसल किसी क्षेत्र विशेष में प्रदूषण की वजह से, कुपोषण की वजह से, असंक्रामक बीमारियां या कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग जो हैं वो संक्रमित होंगे या रोगग्रस्त होंगे। फलस्वरूप उनकी कार्य क्षमता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उस क्षेत्र की जो है समग्र उत्पादकता में कमी आएगी। वहीं अगर सरकार बेहतर जो स्वास्थ्य योजनाएं उस क्षेत्र में लागू करेगी तो उन योजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उस क्षेत्र के नागरिकों का जो स्वास्थ्य है, उस क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में वृद्धि होने से उस क्षेत्र के नागरिकों की जो कार्यशीलता है, या जो कार्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप जो है समग्र उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और समग्र उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो इससे उस देश के नागरिकों की आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ देश के समग्र उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास हो सकेगा। तो देश के आर्थिक विकास के लिए या कुशल मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं हम उनको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं और निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं हो जाएंगी। तो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज हो जाएगा और प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज हो जाएगा, जिसमें से जो क्यूरेटिव या उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको हम पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में जो है हम निरोधात्मक या प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं क्या होती हैं। देखिए, वे योजनाएं जो कि किसी क्षेत्र विशेष में, राज्य में या देश में निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लागू की जाती हैं। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं या प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो नागरिकों को रोगग्रस्त होने से पहले ही, अर्थात रोग होने से पहले ही या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाव या निरोध हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं। उन स्वास्थ्य सेवाओं को ही प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज कहा जाता है। और जिन योजनाओं के माध्यम से ये प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती हैं उन योजनाओं को ही निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं या प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज कहा जाता है। और इन पॉलिसीज के द्वारा सरकार किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी राज्य में, या किसी संभाग में जो भयंकर खतरनाक बीमारियां जिनसे व्यापक नुकसान हो सकता है, उनसे बचाव के लिए पहले से ही जो है इन नीतियों को लागू करती है, ताकि उस क्षेत्र में कोई विशेष जो बीमारी है वो उत्पन्न ही ना हो और उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो कई प्रकार की बीमारियों से पहले से ही सुरक्षित हो जाएं। अब भारत सरकार के द्वारा हमारे देश में कई प्रकार की जो प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज हैं वो क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन हो जाएगा। प्रारंभ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था और 2013 से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी प्रारंभ कर दिया गया है। दूसरी योजना हो जाएगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन हो जाएगा। फिर जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आयुष जो मिशन है इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी। उसके बाद में जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। जननी एक्सप्रेस योजना हो जाएगी। समन्वित बाल विकास सेवा योजना हो जाएगी। परिवार नियोजन बीमा योजना हो जाएगी। परिवार
कल्याणकारी कार्यक्रम हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को भी एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हमने परिवार कल्याण कार्यक्रम है या परिवार नियोजन कार्यक्रम है, इन दोनों को हमने जो हमारी यूनिट 5 थी, राइट, पेपर सेकंड की पार्ट बी की यूनिट 5 में हमने परिवार कल्याण कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम को, इन दोनों को ही बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। फिर मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा, टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, जो राष्ट्रीय टीकाकरण में पढ़ा था। बाल शक्ति योजना हो जाएगी, आशा हो जाएगा, प्रसव सहयोग योजना हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो जाएगा, कायाकल्प योजना हो जाएगी, अटल बाल मिशन एक्सप्रेस योजना हो जाएगी, राइट, अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन हो जाएगा, वंदे मातरम योजना हो जाएगी, स्वास्थ्य घर योजना हो जाएगी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हो जाएगी, राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना हो जाएगी, स्वास्थ्य बच्चे स्वास्थ्य भारत कार्यक्रम हो जाएगा, और मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन योजना हो जाएगी, राइट। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं उनको एक तो हमने एक तरीके से अगर हम देखें तो यूनिट 3 में, राइट, पेपर सेकेंड के पार्ट बी की जो यूनिट 3 है, राइट, विशेष रूप से जो वंचित समुदाय है उनमें भी महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, राइट, SC ST से संबंधित, राइट, या जो विकास योजनाएं हैं उनसे विस्थापितों से संबंधित पहले से ही जो कई योजनाएं हैं, और उन योजनाओं में जो स्वस्थ योजनाएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसके साथ ही जो कुपोषण है, राइट, कुपोषण जनित बीमारियों से निवारण के लिए जो पूरक पोषण है, राइट, तो पूरक पोषण हेतु भी कई योजनाएं हम पहले से ही बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। इसके साथ ही हमने और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है योजनाएं पढ़ ली हैं, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी भी अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इतने समझदार हैं कि कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो पहले हम जो योजनाओं को पढ़ चुके हैं, राइट, उनको भी अगर आवश्यकता हो तो अगर आप एक समग्र उत्तर लिख रहे हो तो उन योजनाओं को भी सम्मिलित करते हुए आप उत्तर लिखें, राइट। अब हम सबसे शुरू में प्रारंभ करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा या नेशनल हेल्थ क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा, राइट। हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्र के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, राइट, और बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, परंतु निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किफ़ायती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर कोई मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसकी 1 महीने की या 2 महीने की जो पूरी की पूरी आय है वो उसके स्वास्थ्य पर क्या होती है, खर्च हो जाती है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में या हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो छोटी मोटी समस्याओं को निदान के लिए या उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल विजिट ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे देश में हर एक आय वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति हो, उसको सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया है। दरअसल यह जो मिशन था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था, ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं या स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि के लिए प्रारंभ किया गया था, राइट। बाद में इसके जो शहरी क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्रों में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसको शहरी स्वास्थ्य मिशन के रूप में भी जो है लागू किया जा चुका है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है और शहरी क्षेत्रों में, दोनों में। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो मिशन है उसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है और शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित मिशन को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल
2005 से की गई थी। जब इस योजना को 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था तो इसे 7 सालों के लिए लागू किया गया था, अर्थात तो 2005 से 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए इस कार्यक्रम को या इस मिशन को लागू किया गया था। परंतु इसे और आगे बढ़ा दिया गया और वर्तमान समय में इसको 2020 तक जो है जारी रखने का फैसला लिया गया था। तो प्रारंभ में यह केवल 7 वर्षों के लिए ही लागू होने वाली योजना थी, परंतु इसकी अवधि को बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। इस योजना का जो कार्यक्रम है या यह जो मिशन है, इसका संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह एक प्रमुख योजना मानी जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हो सकें, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भारत सरकार के कई लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कई लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यही योजना प्रारंभ की गई थी। जैसे भारत में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इस योजना में या इस मिशन में यही लक्ष्य रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन के लागू होने के पश्चात जो MMR है या मातृ मृत्यु दर है उसको 1 प्रति 1000 तक लाना है। साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर जो IMR है उसको प्रति 1000 पर कितना 25 तक लेके आना है। इसके साथ ही जो हमारी जनसंख्या नियंत्रण है उसके लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 तक लाना है, ताकि हमारा जो जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति हो जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहनीय, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से उन सेवाओं का लाभ ले सकें और साथ ही साथ जवाबदेही वाले, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन के माध्यम से वहनीय एवं जवाबदेही वाली जो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी नीतियां राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं उनका भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो सके, क्रियान्वयन हो सके और उन सब के लिए या उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान हो सके, ऐसा सिस्टम तैयार हो, ये इस योजना में लक्ष्य भी रखा गया था। इसका लक्ष्य बाल मृत्यु दर में कमी भी लाना था। इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया था और उन 18 राज्यों को भी विशेष, उन 18 राज्यों पर भी विशेष फोकस किया गया था जहां के स्वास्थ्य संकेतक क्या है, बहुत ही निम्न है। इसके साथ ही इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि चूंकि इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य था कि जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना, और साथ ही साथ जो TFR है उसको 2.1 तक लेके आना। दरअसल इन तीनों में एक गहरा अंतर संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलती हैं, इसकी वजह से भी वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो है मातृ मृत्यु दर होती है। शिशुओं की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। इसकी वजह से जो गर्भवती महिला होती है उसको कम समय में ही जो है अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो गांव की अप्रशिक्षित दाइयाँ होती हैं उनके माध्यम से ही डिलीवरी संपन्न की जाती है, जिसकी वजह से कई संक्रामक या गैर संक्रामक जो रोग हैं उनसे भी जो जच्चा एवं बच्चा है वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से जो है मातृ मृत्यु दर को करने के लिए या शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इसके लिए यहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता है उसकी नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक गांव में एक आशा कार्यकर्ता होगी। जैसे ही कोई महिला किसी गांव में गर्भवती होगी तो गर्भवती महिला को आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी। उसको गाइड दिया जाएगा, समय समय पर उसका टीकाकरण करवाया जाएगा और एक तरीके से गर्भावस्था के दौरान
आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उस महिला को गर्भधारण के दौरान जितनी भी सुविधाएं सरकार देना चाहती है उसके माध्यम से वो सुविधाएं दी जाएंगी, राइट। और ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक आशा जो है कार्यकर्ता कार्य करेगी, ताकि जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और गर्भवती महिलाओं को सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके। इस योजना का जो मुख्य फोकस है वो उन राज्यों पर है जहां पर IMR और MMR बहुत ही ज़्यादा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, राइट, एवं उत्तर प्रदेश इत्यादि। अब ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उनसे किस किस को लाभ मिलेगा, तो इस योजना से सबसे अधिक लाभ माताएं एवं नवजात शिशु को मिलेगा। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से नवजात शिशु एवं माताओं को टीकाकरण या पोषण से संबंधित सभी प्रकार की जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं, उनमें आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो माताएं एवं नवजात शिशु इससे लाभान्वित होंगे, बच्चे लाभान्वित होंगे, उनका टीकाकरण जो है तय समय पर हो जाएगा। साथ ही साथ किशोर किशोरी या आम जनता को भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अब ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके कुछ लक्ष्य या उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में लिखिए या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है उनकी विस्तार से चर्चा कीजिए, राइट। तो जिसमें से 3 उद्देश्यों को मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट, कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके माध्यम से जो मातृ मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 पर 1 तक लेकर आना है। वहीं जो शिशु मृत्यु दर है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 1000 पर 25 तक लेके आना। साथ ही साथ जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको 2.1 तक लेकर आना इस योजना का जो है उद्देश्य है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो ताकि जो नागरिक हैं उनको बेहतर और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धों के लिए जो ढांचागत या संस्थागत सुधार है वो हो सके। साथ ही साथ जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वो मजबूत हो सके। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या फिर जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जो देसी या परंपरागत आरोग्य प्रणालियाँ हैं जिनको हम आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ कहते हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ सके। साथ ही साथ निजी क्षेत्र का नियमीकरण हो सके, राइट, और निजी क्षेत्र के लिए मापदंड और अधिनियम बनाए जाएं ताकि निजी क्षेत्र जो है महंगी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में थोड़ा बहुत झिझके। साथ ही साथ जो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको भी एक तरीके से स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के लिए साझेदार बनाना और साथ ही बीमा योजनाओं का भी प्रबंध करना ताकि आकस्मिक बीमारी के दौर में उनको आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। अब राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इससे या इस मिशन में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं, लिखिए, राइट। जिसमें सबसे पहला कार्य हो जाएगा, राइट, गांव में जितनी भी स्वास्थ्य सेवा है गांव में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, राइट, और जिसमें आशा या सहायिका की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, राइट। तो जो आशा कार्यकर्ता है या सहायिका है वो गर्भवती महिलाओं के लिए, राइट, नवजात के लिए, शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, किशोर किशोरियों के लिए, राइट, इन सब के स्वास्थ्य में विशेषकर टीकाकरण, पोषण हो जाएगा, राइट, मातृ मृत्यु दर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर, इन सब से संबंधित जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ गांव की जो आम जनता है उसको भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मिलेंगी। गांव में सभी नागरिकों को अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें इसके लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों
के साथ साथ जहां पर नहीं है वहां पर नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग का निर्माण करना। साथ ही साथ जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की नियुक्ति भी करना, ताकि इससे और अच्छे से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। साथ ही साथ जो उपकेंद्र है, प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसको 10,000 रुपये की गैर मद निर्धारण अनुदान राशि दी जाएगी। अगर किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार की बीमारी है या वहाँ पर महिलाओं का उत्थान है या बच्चों में कुपोषण की स्थिति से निकलना है, तो इस 10,000 रुपये की जो गैर मद की निर्धारित राशि है, इसका उपयोग जो ANM है, राइट, ANM महिला स्वास्थ्यकर्ता जो ANM है, वो इसका इस्तेमाल ग्राम स्वास्थ्य समिति से चर्चा करके कर सकती है, ताकि जो है उस क्षेत्र या उस गांव में स्वास्थ्य स्थिति में और बेहतर तरीके से जो है उपलब्धि हासिल हो सके। साथ ही साथ जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें सभी जो दवाइयां हैं वो निःशुल्क उपलब्ध मिलेंगी ग्रामीण क्षेत्रों के, राइट। साथ ही साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है या जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम या कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम है, उनको भी और अधिक विकसित किया जाएगा और उनकी कैपेसिटी बढ़ाकर वहाँ पर 30 से 40 बिस्तरों की सुविधा का निर्माण भी किया जाएगा, राइट। और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है या जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम है, राइट, इनकी जो एक तरीके से विशेषता है, ये हमने कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी देखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के दौरान इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से या उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लोगों की जांच की गई, उनको मेडिसिन्स दी गई, राइट, और साथ ही साथ कुछ लोगों को भर्ती भी किया गया। तो इस तरीके से ये जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये न केवल संक्रामक बीमारी को रोकने के दौरान बल्कि जो सामान्य समय है, राइट, कई प्रकार की बीमारियों के निराकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस योजना के माध्यम से इनको विकसित किया जाएगा। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा, राइट। तो जो शहरी क्षेत्र है, राइट, शहरी क्षेत्रों में जो मध्यम आय वर्ग है उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है वो मई 2013 से की गई थी और इसका उद्देश्य भी है कि जो शहरी आबादी, विशेषकर जो शहरी गरीब आबादी या जो औद्योगिकरण के आसपास जो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले लोग हैं, राइट, तो गरीब शहरी आबादी एवं झुग्गी झोंपड़ी या मलिन बस्तियों में निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य जरूरतें पूरी हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भी यही है कि जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य खर्च है या स्वास्थ्य व्यय है उसमें बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही जो शहरी स्वास्थ्य मिशन है वो शहरी क्षेत्रों में यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा इन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा इत्यादि के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए भी जो है ये योजना लागू की गई है। अब इस जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी पहली विशेषता तो यही यही विशेषता है कि शहरी क्षेत्रों की जो आवश्यकता आधारित हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, राइट, पोषण से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, राइट, तो आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसको विकसित करना। साथ ही साथ जो शहरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें समुदाय या स्थानीय निकाय या जो गैर सरकारी संगठन है NGO उनके साथ में साझेदारी करना ताकि NGO के माध्यम से भी शहरी क्षेत्रों में अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त हो सके, राइट। जिला कार्य योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना। और जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है इसकी जो फंडिंग का पैटर्न है वो सेंटर एवं स्टेट के बीच में 75-25 का होगा, अर्थात राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन के लिए जो भी वित्तीय मदद होगी उसमें 25% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। वहीं जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनमें यह अनुपात 90:10 का होगा।
तो इस तरीके से जो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है। राइट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें प्रमुख कार्यों को समझाइए। राइट, या फिर पूछा जा सकता है 11 नंबर में ही कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी करेगा। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कैसे जो है मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। या फिर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी मिशन किस तरीके से कारगर सिद्ध हो सकता है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हो जाएगा, यहाँ पर अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। राइट, तो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी मार्च 2006 में दी गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, राइट, वो नागरिकों को प्राप्त हो सकें। इसके लिए 3 चरणों में एम्स जैसे ऑल इंडिया लेवल के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, एम्स जैसे जो मेडिकल संस्थान हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 3 चरणों में एम्स जैसे जो मेडिकल संस्थान हैं वो राज्यों में, राइट, विशेष क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और भी बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी हो सके। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसमें विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में सस्ती एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की जो उपलब्धता है, उसमें जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही साथ राज्यों में जो गुणवत्ता युक्त चिकित्सा शिक्षा है वह भी प्राप्त हो सके, इसका भी जो लक्ष्य है रखा गया है। इसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 3 चरणों में एम्स जैसे जो मेडिकल संस्थान है वो स्थापित किए जाएंगे। अगली योजना हो जाएगी यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राइट, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2017 से हुई थी। राइट, और विशेष बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसका क्रियान्वयन ना तो परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और ना ही जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो क्रियान्वयन है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, ये जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, उनको दैनिक रूप पर जो भी मजदूरी प्राप्त होती है वो उसी से अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। और मान लीजिए कि अगर किसी मजदूर को अचानक से कोई बड़ी संक्रामक बीमारी हो जाती है, या उसको हृदय से संबंधित कोई बीमारी या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, तो वह व्यक्ति कैसे उस एक तरीके से इलाज को या उपचार को कैसे अफोर्ड कर पाएगा। इसीलिए जो श्रम मंत्रालय है और श्रम मंत्रालय में असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं, राइट, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। राइट, तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं और उनके परिवार के सदस्यों को जो श्रम मंत्रालय है वो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा, ताकि जो अचानक या आकस्मिक जितनी भी बीमारियां हैं, राइट, या फिर कई प्रकार की जो संक्रामक या गैर संक्रामक बीमारियां हैं, उनसे आर्थिक संकट उत्पन्न ना हो। राइट, और इसके लिए जो अधिकतम अंशदान राशि है, राइट, एक परिवार के व्यक्तियों को 775 रुपये देना पड़ेगा और उनका जो है स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध हो जाएगा। राइट, और इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी? 25 की जो है हिस्सेदारी होगी। इसके साथ ही जो बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु हैं, उनकी देखभाल के लिए भी जो 3000 रुपये का
प्रावधान जो है इसमें दिया जाएगा। राइट। अब जितनी भी हम स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ते हैं, कई बार एक समान उद्देश्य की कई योजनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो दरअसल क्या होता है, जैसी सरकार बदलती है, राइट, वो पुराना माल नया पैकेट वाले कंसेप्ट पे कार्य करते हैं। योजना वही होती है, जैसे ही नई सरकार आती है उसी योजना का नया नाम दे देंगे, नया उद्देश्य रख देंगे और वो जनता में जो है प्रस्तुत कर देंगे, ताकि जनता को लगता है कि ये जो योजना है, वाह कितनी अच्छी योजना है, सरकार हमारे लिए इतना सोच रही है, इतना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर वही है। अगर हम देखें तो जो स्वास्थ्य बीमा योजना वर्तमान समय में कौन सी हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो जाएगी। तो ये जो योजनाएं हैं सैद्धांतिक रूप से बहुत ही अच्छी योजनाएं होती हैं, परंतु इनका जो क्रियान्वयन है या एक्सक्यूशन है वो इतना ही खराब होता है। वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनसे एक तरीके से अगर हम देखें तो जो वास्तविक लाभार्थी हैं वो कम होते हैं, वहीं आर्थिक जो गमन हो जाएगा या फिर जो एक तरीके से फ्रॉड हो जाएंगे वो अधिक होते हैं। तो कुल मिलाकर, खैर हम उस बात को बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसका संचालन श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि बीमा कवर प्रदान करती है। अगली हो जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। अब जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, यह योजना या यह अभियान इसीलिए चलाया गया है ताकि गर्भ अवस्था के दौरान जो भी उपाय किए जाने चाहिए या जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए या फिर किसी गर्भवती महिलाओं को कौन सा पोषण देना चाहिए, राइट, कब उसकी जो है निरंतर जांच होनी चाहिए, इसके लिए जागरूकता एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की जो 9वीं तारीख है, तो प्रत्येक माह की 9वीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाएं अपने आसपास के जो जितने भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं वहां पर व्यापक गुणवत्ता युक्त और प्रसव पूर्व जो है देखभाल जो है सुविधाएं प्राप्त करेंगे, राइट। अर्थात प्रत्येक 9वीं तारीख को उनका जो है परीक्षण किया जाएगा और समय समय पर उनको टीकाकरण की, पोषण संबंधी सलाह, राइट, और जितनी भी अगर कोई भी रोग होता है तो उससे संबंधित जो परीक्षण हो जाएगा या दवाइयाँ हो जाएंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी, राइट। और इस अभियान के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि, अर्थात अगर हम देखें तो गर्भावस्था के 4 महीने के बाद प्रसव पूर्व देखभाल जो है सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रसव पूर्व जो जितनी भी जांच सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गर्भवती महिला को, राइट, गर्भवती महिला के टीकाकरण हो या फिर पोषण की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की सुविधा, किसी भी प्रकार की जो है असुविधाएं हो या स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हो, वो सभी इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके लिए तारीख भी निर्धारित कर दी है, प्रत्येक माह की 9वीं तारीख को जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर ये सुविधाएं मिल सकती हैं। अगला हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी, राइट। तो जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना भारत की शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर को कम करने वाली एक बहुत ही अच्छी योजना मानी जाती है। तो जननी सुरक्षा योजना बहुत ही अच्छी योजना है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से हुई थी, राइट। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना है, साथ ही साथ संस्थागत प्रसव को क्या करना है, बढ़ावा देना है। दरअसल शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अधिक होने का कारण ये भी है कि जो संस्थागत प्रसव है उसमें कमी है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो रिश्तेदार होते हैं या जो अप्रशिक्षित दाइयाँ होती हैं उनके माध्यम से ही प्रसव कराया जाता है। और इस वजह से कई बार, राइट, कई बार अगर प्रसव के दौरान कोई भी
हेल्थ से संबंधित कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जच्चा एवं बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर प्रसव हॉस्पिटल में डॉक्टरों की देखरेख में होगा तो उससे जच्चा एवं बच्चा को ना तो रोग से इन्फेक्टेड होने की जो समस्या रहेगी या फिर कभी कोई कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हुई तो उसको भी डॉक्टर के माध्यम से जो है वो ठीक किया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ाने की जो है आवश्यकता है। अब इसमें कमी क्या थी भाई, लोग अगर डिलीवरी कराने के लिए, प्रसव कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक तो वहाँ का जो है बहुत महंगा चार्ज हो जाएगा, 9 से 10 या 20 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास में वाहन भी नहीं होते हैं कि जिसके माध्यम से वो गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जा सके, राइट। तो इसके लिए ही जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए जो जननी सुरक्षा योजना है, ये योजना लाई गई है, राइट। और इसका जो लाभ है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और वर्तमान समय में ये जो हमने देखा राष्ट्रीय ग्रामीण, राइट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ये इसका एक क्या हो जाएगा, प्रमुख घटक है। और जितनी भी 19 वर्ष की जो महिलाएं हैं, राइट, जिनके 2 जीवित प्रसव हैं तो उनको जो जननी सुरक्षा योजना है इसका लाभ मिलेगा। और इसका लाभ क्या है कि जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो खर्चा आएगा, सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि अगर आप हॉस्पिटल आएंगे तो हम आपको जो है प्रोत्साहित करेंगे। अर्थात अगर कोई महिला जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एडमिट होती है और सरकारी अस्पताल में यदि प्रसव होता है तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1400 रुपये एवं जो है शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। और ये बोनस जो है एक तरीके से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, ताकि एक तो ये जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में कार्य करेगा, दूसरा इस राशि का उपयोग करके पोषण संबंधी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी। और दरअसल जब सरकार बोनस देगी तो अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों के या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक हैं वो प्रसव के लिए जो है सरकारी अस्पतालों की ओर प्रवेश करेंगे, राइट। और इसके लिए जो है हमारे मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा एक्सप्रेस योजना भी जो है लाई गई है। और जननी सुरक्षा एक्सप्रेस के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो वर्तमान समय में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सीधा जननी एक्सप्रेस को आप कॉल करिए तो वहाँ पर जो है जननी एक्सप्रेस का जो वाहन है वो आ जाएगा। उसके माध्यम से वो गर्भवती महिला को जो नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो है महिला को एडमिट करा दिया जाएगा, जहाँ पर संस्थागत प्रसव होगा तो उससे जच्चा एवं बच्चा दोनों की जो है जान सुरक्षित रहेगी, टीकाकरण भी हो पाएगा, पोषण संबंधी आवश्यकताओं भी पूर्ति हो जाएंगी। फलस्वरूप शिशु एवं मातृ मृत्यु दर जो है इससे रोकी जा सकती है और संस्थागत जो प्रसव है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगला हो जाएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा जो कार्यक्रम है इसका आरंभ 1 जून 2011 से किया गया है और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो संस्थागत प्रसव है अगर निजी क्षेत्र में होगा तो वो काफ़ी क्या होगा, महंगा होगा और कई बार जो है डिलीवरी सिजेरियन भी होती है, तो इस स्थिति में तो और अधिक खर्चा आ जा सकता है। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सार्वजनिक संस्थानों में पूर्णतः मुफ्त प्रसव सुविधा प्राप्त हो सके, साथ ही साथ ऑपरेशन के मामले में कोई भी खर्चीला प्रसव ना हो। इसके लिए ये जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पताल में यदि प्रसव होता है तो मुफ्त दवाइयाँ और साथ ही साथ पोषण हेतु उपभोज्य भी जो है वो प्राप्त होगा। साथ ही साथ सामान्य प्रसव होने पर 3 दिन तक, राइट, सामान्य प्रसव होने तक 3 दिन तक जो है मुफ्त भोजन, और यदि ऑपरेशन से प्रसव हुआ है तो 7 दिन तक का जो मुफ्त भोजन है, उपचार है, वो सभी जो है शासकीय जो स्वास्थ्य
केंद्र है उसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही घर से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक भी जो है वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जननी एवं शिशु दोनों की सुरक्षा हो सके। अगला हो जाएगा समन्वित बाल विकास सेवा योजना या ICDS हो जाएगा। तो जो समन्वित बाल विकास योजना है ये भारत सरकार की पूरक पोषण योजना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी चर्चा हम पहले भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। संक्षेप में बताना चाहूँ तो जो समन्वित बाल विकास योजना है इसका आरंभ 1975 में हुआ था, परंतु 1991-92 से इसमें प्रसार किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या से निजात पाना, अर्थात अगर हम देखें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 से 44 आयु वर्ग की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, 6 वर्ष से कम के बच्चे और 15 से 44 आयु वर्ष की जो सभी महिलाएं हैं उनमें कुपोषण की समस्या को दूर करते हुए उनको पोषण के लिए प्रोत्साहित करना और उनको जो पोषक तत्व है या पोषण आहार है वो उनको उपलब्ध कराना। राइट, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास हो सके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमि है वो आंगनवाड़ी केंद्रों की रही है। राइट, तो आंगनवाड़ी जो केंद्र है, राइट, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उस ग्राम की, राइट, उस गांव के सभी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको पोषण युक्त जो भोज्य सामग्री है, राइट, पोषण युक्त जो भोज्य सामग्री है उसका मुफ्त क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जिससे कुपोषण की समस्या से निजात मिलेगा। अगला हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम हो जाएगा, जिसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी समझा था। राइट, तो जो WHO है, राइट, WHO ने पूरे विश्व से पोलियो के निराकरण के लिए 1988 में एक संकल्प पारित किया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1988 के संकल्प के अनुरूप भारत से पोलियो को मुक्त करने के लिए, भारत को पोलियो से मुक्त करने के लिए 1995 से राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये भारत में क्रियाशील है। राइट, तो WHO के 1998 के संकल्प को पूरा करने के लिए 1995 से ही राष्ट्रव्यापी जो पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम है ये भारत में कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है भारत के सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का जो वैक्सीन है वो उपलब्ध कराना। राइट, और हमने देखा था कि बड़े जोरों शोरों से इस कार्यक्रम को लागू भी किया गया था। शक्तिमान के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि वो पोलियो की जो दवा है वो बच्चों को अवश्य पिलाएं। राइट, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि पोलियो का उन्मूलन हो सके। इसके लिए बच्चों को 2 बार निर्धारित केंद्रों पर जो है पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। राइट, इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता था और निर्धारित जो केंद्र थे वहाँ पर 2 बार जो है बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। और 1999-2000 से इसको और अभियान को और अधिक तेज कर दिया गया और अब 1999 या 2000 से जो है निर्धारित केंद्रों के अलावा 2-3 बार जो है घर घर जाकर अगर छोटे बच्चे होते थे तो उनकी पोलियो की जो है दवा पिलाई जाती थी। राइट, इस तरीके से जो पोलियो का कार्यक्रम चला तो उससे हमारे देश में पोलियो के जो जितने भी मरीज थे उनकी संख्या में कमी आने लग गई और जो 3 प्रकार के पोलियो थे जिनसे हमारे देश के अधिकांश बच्चे रोगग्रस्त हो जाते थे उनमें से टाइप 2 का जो है उन्मूलन वर्ष 1999 में ही कर दिया गया है। और मार्च 2013 में, राइट, मार्च 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को आधिकारिक तौर से पोलियो मुक्त क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। अब अगली हो जाएगी
वंदे मातरम योजना हो जाएगी। तो जो वंदे मातरम योजना है इसका प्रारंभ वर्ष 2004 में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म से पूर्व एवं पश्चात प्रत्येक माह निश्चित तारीख को परामर्श एवं स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह निःशुल्क रूप में उपलब्ध हो सके, ये इसका जो है वो लक्ष्य रखा गया था। और इसकी एक और मुख्य विशेषता ये है कि सरकारी जो जितने भी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर तो प्रत्येक माह की जो निश्चित तारीख है वहाँ पर सभी बीपीएल कार्डधारी जो महिलाएं हैं उनको प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात का जो परामर्श है वो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर निजी क्षेत्र के चिकित्सक द्वारा सरकार की निर्देश पर भी जो है उस क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को जो है परामर्श देंगे। ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य बात हो जाएगी। अगला हो जाएगा शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। तो शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत 1991 में हुई थी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी देश में माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य व बीमारियों जैसे शिशु मृत्यु दर, गंभीर बीमारी, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राइट। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना हो जाएगी। राइट। तो जो राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना है वो 1990 से प्रारंभ की गई थी। दरअसल जो निम्न आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान भी चूंकि उनके पास में इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो अपना जो कार्य है वो बंद कर सके, इसलिए जो डेली वेजेस फीमेल वर्कर होती हैं वो गर्भधारण की स्थिति में भी लगातार कार्य करती रहती हैं, जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी कॉम्प्लिसिटी जो उत्पन्न होने की संभावना होती है। राइट। तो गर्भवती महिलाएं गर्भधारण की स्थिति में काम ना करने की बजाय जो है गर्भावस्था के या प्रसव के कुछ हफ्ते पहले वो पूरा आराम करें और प्रसव होने के पश्चात भी वो अपने बच्चे का पालन पोषण करें। इसके लिए 1990 से यह जो योजना है ये लागू की गई या 1990 में लागू की गई, जिसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब, शहरी या ग्रामीण जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रसव से 8 से 12 सप्ताह पूर्व जो है उनको 500 रुपये की एक मुक्त राशि की सहायता दी जाएगी। तो प्रसव से 8 से 12 सप्ताह पूर्व जो है 500 रुपये की एक मुक्त राशि दी जाएगी ताकि वो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगला हो जाएगा लक्ष्य कार्यक्रम हो जाएगा। तो लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत मार्च 2018 से हुई थी और जैसा इसका नाम है इसका उद्देश्य भी वैसे ही है। इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, राइट, चाहे वो प्रसूति कक्ष को अच्छे से कार्य करने की बात हो, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गहन जो देखभाल इकाइयां हैं, राइट, उच्च निर्भरता इकाइयां हैं, राइट, उनमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार करने के लिए जो है लागू की गई है। तो इसका लक्ष्य भी यही है कि जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल है उनमें सुधार हो, इसके लिए जो प्रसूति कक्ष है या आईसीयू हैं, राइट, उनका एक तरीके से जो प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से हो सके। इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पताल और जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है तथा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें लक्ष्य कार्यक्रम लक्ष्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। अर्थात इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रसूति कक्ष हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं, राइट, उनकी गुणवत्ता में या उनका प्रबंधन और भी अच्छे से किया जाएगा। अगली योजना हो जाएगी स्वस्थ भारत, राइट, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम हो जाएगा। तो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जो कार्यक्रम है यह 22 अगस्त 2017 को प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि माता पिता को जागरूक करना और बच्चों को भी जागरूक करना। दरअसल
हमारे देश में माता पिता जो हैं अगर बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, राइट, तो उससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, या फिर शुरुआती लक्षण दिखने पर भी उनका उपचार नहीं किया जाएगा, तब भी उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो इस योजना के माध्यम से जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं या अध्यापक हैं, उनको बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या बच्चों की तंदुरुस्ती के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को भी खेलने के लिए 1 घंटा खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनका जो समग्र स्वास्थ्य है उसमें बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ जो ओलंपिक और जो पैरालंपिक के मूल्य हैं, राइट, उनको भी आत्मसात करने का भी जो है लक्ष्य इसमें रखा गया है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमने जो है भारत सरकार के जो जितनी भी प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, राइट, पिछले लेक्चर में जो हमने भारत सरकार की क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज़ को बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने जो है प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज़ को पढ़ लिया है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कई अन्य प्रयास किए हैं, राइट, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं हैं, राइट, महिलाओं से संबंधित जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है उसको भी हमने 1971 का एक्ट और जो 2000 जो नया वाला एक्ट है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। और बच्चों से संबंधित भी कई जो योजनाएं हैं या कई इनिशिएटिव्स जो हैं हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो इनके अतिरिक्त जो है अन्य प्रयासों में जो है हम क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून जो है 2010 को भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हमारे देश के निजी क्षेत्र के जितने भी अस्पतालें हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ में कार्य नहीं करेंगे तो इससे भी कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, राइट। तो निजी क्षेत्र में यह सभी स्वास्थ्य इकाइयां उचित दवाओं का प्रयोग करते हुए उचित दाम पर अगर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे तो उससे देश के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। और वहीं अगर अनुचित जो उपाय हैं या अनुचित जो प्रैक्टिसेस हैं उनका अगर पालन किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून 2010 लागू किया गया है। तो अगस्त 2010 में क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून 10 जो है बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के छोटे बड़े चाहे 10 डॉक्टर वाले अस्पताल हो या 1 डॉक्टर वाला अस्पताल हो, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना जो है ज़रूरी होगा, ताकि सरकार को भी पता रहे कि किस क्षेत्र में कितनी जो हैं स्वास्थ्य इकाइयाँ कार्यरत हैं, ताकि कई प्रकार के जो कानून हैं वहाँ पर उनका जैसे लिंग निर्धारण कानून हो जाएगा या गर्भपात कानून हो जाएगा या अंग प्रत्यारोपण कानून हो जाएगा या फिर जो जितने भी असंवैधानिक या अवैधानिक जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं पर भी उपलब्ध ना कराई जाएं, राइट। तो इससे बचने के लिए छोटे बड़े सभी चिकित्सक जो प्रतिष्ठान हैं उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ चाहे 1 डॉक्टर वाला हो या फिर क्लिनिक लिखाइए, 1 डॉक्टर वाले जो क्लिनिक हैं उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी स्वास्थ्य इकाई, राइट, कोई भी स्वास्थ्य इकाई चाहे वो बड़ा अस्पताल हो, छोटा अस्पताल हो या कोई भी क्लिनिक हो, राइट, ये क्लिनिक लिखा है, कोई भी क्लिनिक हो ऐसे मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं जिसे फौरन इलाज की ज़रूरत है, जैसे एक्सीडेंट का पेशेंट हो जाएगा या फिर कोई भी व्यक्ति, तो किसी भी कारण से अब कोई भी जो चिकित्सकीय इकाई है वो ऐसे व्यक्ति जिसको इलाज की फ़ौरन ज़रूरत है या जिसकी जान जा सकती है उसके इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो जितनी भी चिकित्सकीय इकाइयां हैं उनकी गुणवत्ता, लैब की गुणवत्ता और मूल्यों का निर्धारण करना भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से हमने आज भारत सरकार के जो प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।